नीचे आता है 1 मीटर, तो वेलोसिटी v कितना होगा b का। ये b जब नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। इस जगह कौन सा रूल आपको सोचना है सॉल्व करते वक्त? तो सबसे पहले ये सोचना है कि यदि ये ब्लॉक नीचे आएगा तो पुली भी नीचे आएगा, पुली नीचे आएगा तो धागा दोनों तरफ चाहिए। ये 2x1 या 2h आगे आना पड़ेगा। तो जितने टाइम में ये h नीचे आएगा उतने में ये 2h नीचे जाएगा। तो इसका जब वेलोसिटी हम देखेंगे उस मोमेंट पे, इसका वेलोसिटी कितना दिखेगा हमें, 2v दिखेगा। उसका वेलोसिटी 2v दिखेगा। अब सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखने वाले हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, 6 × g × h, और गेन किसके एनर्जी में दिख रहा है, 1/2 × 6 × v² प्लस 1/2 × 2 × 2v का होल स्क्वायर। तो यहां से चेक करिए कितना आ गया, 60 = 3v² प्लस 4v²। v का वैल्यू हो गया 60/7 स्क्वायर रूट। इस जगह हम लोगों ने केवल ये देखा कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, यानी काइनेटिक एनर्जी को लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करके और सॉल्व कर लिया, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ यदि ऐसा होता, देखिएगा ध्यान से, ये रफ सरफेस है, 2 kg और ये 3 kg, म्यू का वैल्यू 0.5, ये ए ये बी, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जब ये 1 मीटर नीचे आएगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बी जब नीचे आए 1 मीटर। यहां भी सॉल्व करते वक्त आप क्या सोचने वाले हैं, जो लॉस दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, ये कहां कहां जाने वाला है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और कहां जाएगा, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। टर्म को समझने की कोशिश करिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जितना होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहलाएगा। है या अतः अपर्णा नेट, यदि वर्क डन बाय ग्रेविटी है +10 जूल तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा -10 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यदि है -10 जूल तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा +10 जूल। तो ये वर्क डन अगेंस्ट क्यों लिखा, तो समझिए, जब आप लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। आप ये थोड़ी कहते हो आज मुझे -100 रुपये का लॉस हो गया, बाई चांस कभी कम हो गया आपका पैसा, तो
आप क्या कहते हैं, लॉस या गेन, उसके बाद एक पॉजिटिव टर्म आता है। तो यहाँ भी लॉस या गेन बोलने के बाद क्या आने वाला है, एक पॉजिटिव टर्म आने वाला है। तो पॉजिटिव टर्म क्या लिखने वाले हैं आप, पॉजिटिव टर्म लिखने वाले हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लेफ्ट साइड में इक्वल टू के पॉजिटिव है तो राइट साइड में भी ये पॉजिटिव, और वर्क जो एनर्जी की कमी हुई है पोटेंशियल की, वो कहाँ गया है, दो पार्ट में, एक तो काइनेटिक एनर्जी के गेन में और दूसरा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना लिख देंगे आप, हाफ इंटू 3 इंटू, पहले तो लिखिएगा 3 इंटू जी इंटू एच, फिर हाफ इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर, और स्प्रिंग कांस्टेंट से दूसरे का भी यही भी होगा, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी सर रूट 8। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 1 इक्वल टू 3/2 इंटू वी स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर, सॉरी एस, दैट इज 1। तो यहाँ पे 30 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 वी स्क्वायर प्लस 10, तो 3/5 दैट इज 8। जी का वैल्यू आप देखते हैं स्क्वायर रूट में, ये हो गया 2√2 मीटर पर सेकंड। अच्छा मुझे ये बताइए, जो एनर्जी था पोटेंशियल वो कम हुआ, ये तो कॉन्फिडेंट है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। मुझे ये बताइए कि ए से बी जब नीचे आया तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई, क्या वो सारा का सारा काइनेटिक में बदल गया? यदि ऐसा होता हम लिखते लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, और यदि नहीं बदला तो कुछ पार्ट कहाँ चला गया, तो फ्रिक्शन छीन के चला गया सिस्टम से बाहर। और यदि फ्रिक्शन छीन के चला गया तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है, तो यहाँ चेक करो ना, पॉजिटिव है या निगेटिव, तो देखो निगेटिव होगा। और फ्रिक्शन के आपके जो एनर्जी की कमी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, उसी का कुछ पार्ट फ्रिक्शन ने छीन लिया। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यूज किया गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है उसका कुछ पार्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कमी है, उसके दो टुकड़े कर दिए आपने। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो 200 जूल कम हुआ, तो उसमें से मान लो 180 जूल यदि काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, तो 20 जूल कहाँ गया होगा? तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा -20 जूल। हम उसको यहाँ -20 थोड़ी ना लिख सकते हैं। हमारा इक्वेशन के लिए हम उस 20 को क्या लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो कमी है वो दो जगहों पे दिखेगी आपको, एक तो काइनेटिक एनर्जी में बदलता हुआ, और दूसरा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में। फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव दो टुकड़े जो आप देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का गेन और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इन दोनों का सम जो है किसके बराबर आएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सर ये मेरे समझ में नहीं आता। जिन बालकों के ये समझ में ना आए उनके लिए दूसरा रास्ता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, या तो अकल ज्यादा लगाओ और नहीं तो मेहनत ज्यादा करो। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू डेल्टा के ही लिख दो, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन मैंने पिछले टर्न पे याद करवाया है 0, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे है इसलिए 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया mgh। अगला हो गया f और साथ में s और cos पाई, और ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये mgh जो है इसे आप ये भी लिख सकते हैं लॉस इन, क्योंकि
वर्क डन बाय ग्रेविटी हम ये भी लिख सकते थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी U इनिशियल माइनस U फाइनल, जिसको क्या लिख सकते थे, लॉस इन बालक आदित्य जगो आंखें खोलो और देखो तो फ्रिक्शन किधर है और देखो तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, और उनमें एंगल को जरूर आंखें खोल के देखो। 180 डिग्री को क्लास 11th में आके पाई कहते हैं। दिखा या नहीं दिखा, हाँ या ना? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस Fs इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये क्या है, ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और यदि आप ये दूसरी तरफ ले जाते हो, यदि ये आप दूसरी तरफ ले जाते हो, तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, ये इधर से उधर ले जाओगे तो प्लस Fs में दिखने लगेगा या नहीं लिखने लगेगा, लॉस इन हेलो हाँ, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको दूसरे वर्डिंग्स में क्या लिख सकते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस Fs। तो प्लस Fs को हम क्या कह देंगे, अब ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन थोड़े ना कहलाएगा, ये कहलाता है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। सर मैं नहीं याद रखना चाहता तो मत याद रखो, आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस करो, यूज करो। जिनके समझ में आएगा वो ये यूज करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। कोशिश दोनों की कर लो, शायद समझ में आ जाए। यहाँ देखो, ये नेचुरल लेंथ है और ये 3 kg है, और आपसे कहा गया रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो ये नीचे आएगा, मैक्सिमम कितना नीचे आएगा ये आपसे पूछा गया, मैक्सिमम कितना नीचे आएगा ये आपसे पूछा गया। अब बताइए, ये यदि ए कह लें और ये बी कह लें तो शुरू में रेस्ट से रिलीज किया गया, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट देख के कुछ बच्चे कह देते हैं एफ नेट 0 और के वाई किसके बराबर कर देते हैं, mg के, और वाई मैक्स आपको मिल जाता है mg बाई के। अब सोचें कि यहां से यहां जब आएंगे अपन ना, ये कंडीशन अब मुझे ये बताइए कि यहाँ एक तरीका इसके बारे में सोचते हैं, ये सही है या गलत है। सर ऐसा आपको शक क्यों हो रहा है, उसके बारे में भी बाद में आपको बताता हूँ। दूसरा आइडिया देखो, ए टू बी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल गेन इन काइनेटिक एनर्जी में लिख दूं प्लस गेन इन, अरे बेवकूफ रुक जाओ पिंटू, बगल में क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं देख रहे हो, बगल में क्वेश्चन मार्क लिखा गया, उसका मतलब बताऊंगा ना 2 मिनट बाद, तुम्हारे समझ में आ गया तो बड़ी खुशी की बात है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखो यहाँ, किसका, स्प्रिंग,
तो आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई गेन है ही नहीं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। सर काइनेटिक एनर्जी में गेन क्यों नहीं है? क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों रेस्ट है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, तो आगे क्या लिखेंगे, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दोनों यहाँ है। अभी चलो उधर, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे देखोगे, mgy, और गेन इन स्प्रिंग हाफ के वाई स्क्वायर। ये वाई कौन सा, मैक्स वाला, मैक्सिमम वही होगा जहां रुकेगा, जहां से वो वापस आ सकता है। वाई मैक्सिमम हो जाएगा 2mg/k। अब देखते हैं दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके, तो पहला वाला रिजल्ट ये और दूसरा वाला रिजल्ट ये। तो ये जो रिजल्ट है इसलिए गलत है क्योंकि रेस्ट नहीं तय करता नेट फोर्स जीरो, यहां से ये वापस हो जाएगा, वापस होगा। तो वापस होगा का मतलब है कि ऊपर खींचने वाला फोर्स ज्यादा रहता होगा, इसीलिए तो वापस होगा। यदि ये 3g या mg यदि बराबर होते के वाई मैक्स के, तो ये वापस क्यों जाता, वो रेस्ट पे था वहीं बैठा रहता। तो स्प्रिंग ब्लॉक को जब हम ऐसे रिलीज करें, वर्टिकल डाउन ग्रेविटी के कारण आता है ब्लॉक, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाद रुकता नहीं है, मोमेंटली रुक करके कंटिन्यूअस रेस्ट पे नहीं रहता, वापस चला जाता है। जैसे एक गेंद को आसमान में ऊपर उछालते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन वहां नेट फोर्स 0 हम थोड़ी ना बोलेंगे, वहां mg एक्ट कर रहा है जिसके कारण वो नीचे आता है। तो मोमेंटली रेस्ट कभी भी ये नहीं तय करता कि नेट फोर्स 0, या नेट फोर्स 0 होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0। हम ये भी तो कहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि कोई पार्टिकल चल रहा हो स्ट्रेट पाथ पे, तब भी तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो इस कारण से ये नेट जो वैल्यू दिख रहा है ये 0 लिखना यहाँ गलत है। और हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे सोच रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन सोचने का सीधा सा आइडिया ये है कि काइनेटिक में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो पोटेंशियल को आप क्या होते देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल कम होते। और यदि एक कम हुआ तो बढ़ा कौन, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। ऐसे इनका गणित है, चेक करके देख लीजिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर यदि ये कोई कह दे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ था, तो आप 13 के जो स्टूडेंट हैं आपको तो ये पता है, ये SHM करने लगता है, और SHM में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, ये जो y मैक्स है जिसे आपने कहा है 2mg/k, उसका आधा, y max/2, y max/2। मतलब ये पहले ए से स्पीड बढ़ता जाएगा, एक जगह मैक्सिमम स्पीड होगा, उसके बाद कम होता जाएगा, तब ये रेस्ट पे आ जाएगा। ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट, मिड में ऐसा होगा कि वैल्यू वेलोसिटी का मैक्सिमम होगा। ये SHM 11th के बच्चे पढ़ते हैं रोटेशन के बाद। यहाँ आप जो 11th के बच्चे कोई बैठे हो तो देखो ध्यान से, ए से नीचे जाने पर ये नीचे क्यों जाएगा, पहले अकल लगाओ, क्योंकि mg है और ऊपर के x 0 है, इसीलिए नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा स्प्रिंग वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, कभी न कभी ऐसा होगा जब kx और mg, kx0 और mg बराबर हो जाएंगे, यहाँ x0 हो जाएगा mg/k, लेकिन वहां पर स्पीड मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि वहां तक एक्सेलरेटेड मोशन था। उससे भी नीचे जाएगा तो स्प्रिंग वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, mg से वो बड़ा हो गया, mg से बड़ा हो गया तो रिटार्डेड मोशन होगा, स्पीड कम होने लगेगा, फाइनली वो फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिलेगा, बीच में, जहां पहले एक्सेलरेटेड है बाद में रिटार्डेड है, तो एक्सेलरेशन जहां कम होते होते 0 होगा और जहां से रिटार्डेशन शुरू होगा वो वाला जो पॉइंट है जहां एक्सेलरेशन 0 हुआ है वहां स्पीड मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर कम होते होते 0 हो जाए।
आपसे कहा जाता है एक ब्लॉक को ड्रॉप करते हैं h हाइट से m मास के, और वो एक स्प्रिंग है मजबूत सा, उसके ऊपर आकर के उसे दबाने का काम शुरू करता है, और आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्पीड कब होगा। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा हमें क्या पता, ध्यान से सुनो। यहां से ये जाता जा रहा है, जब ये टच करेगा उस समय नीचे mg है, ऊपर ky 0 है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो एक्सलेशन कम होती जाएगी, क्योंकि ky बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा एक्सलेशन 0, जहां पे ky mg के बराबर होगा। तो यहां से यहां तक एक्सलेटेड मोशन था, तो स्पीड बढ़ता गया, और उसके नीचे जाने पे फिर से वो क्या होने लगेगा, ky बड़ा हो जाएगा mg से, तब वो रिटार्डेड, और यदि एक बार रिटार्डेड हो गया तो फिर कहीं ना कहीं वो रेस्ट पे आएगा, तो यहाँ आते आते फिर वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए जहां स्पीड मैक्सिमम होगा उसके लिए इसको y नॉट दबना पड़ेगा, y नॉट हो जाएगा mg के। इस तरह के क्वेश्चन को आप समझने लगेंगे। यहाँ एक टर्म आता है नया, जिसको मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स का क्या चक्कर है, तो सेंट्रल फोर्स which is always directed towards a fixed point is called central force. The force which is always directed towards a fixed point is called central force, and the point is called center of the force. एक आइडिया यहां इसे देखो। इससे रिलेटेड दूसरा आइडिया आता है, सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब हुआ वर्क डन बाय इट do not depends on path. Work done by it do not depends on path. ये भी आइडिया आपके पास आ गया। सेंट्रल फोर्स का क्या हो गया, the force which is always directed towards a fixed point is called central force, and the point is called center of the force. और central force are conservative in nature. Work done by it do not depends on path. अब यहाँ एक पॉइंट आता है, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स, तो ये लिख देंगे F जो सेंट्रल है डॉट dr, और ये समेशन या इंटीग्रेशन साथ में, जहां r इज पोजीशन वेक्टर with respect to center of the force, with respect to the center of the force। सर ये सब बेकार की बातें मत बताओ, काम की बात। एक पॉइंट और देखिए सर, वर्क डन, एक सेकेंड रुक जाओ, बाय central force having constant magnitude, central force having constant magnitude F equals to F R initial R final, where R initial and R final are distance of object initially and finally with respect to the center of the
force with respect to center of the force. अब इसमें भी लफड़ा क्या आ गया, अभी अभी हमने क्या देखा था, F डॉट डी आर, F डॉट नोट नहीं कर पा रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे सर। हो स्पीड को थोड़ा कम कर दो सर। वो स्लाइड दिखा दीजिए। स्पीड तो ठीक है सर, पर थोड़ा यहाँ आ जाओ, 2 मिनट के लिए सर रुक दिया करो सर प्लीज। रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया। सर वो पुरानी स्क्रीन दिखा दो सर। इससे भी पीछे। यस सर, यहीं सर, यहीं से। प्लीज सर चेंज करो सर प्लीज। सर ये हो गया सर नोट। पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल पुट अप कर दो। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल, यदि ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हो mg, तो हमेशा वो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो हम क्या कह देते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है। और कोई भी फोर्स हो, यदि वेरिएबल होगा तो कैलकुलस अप्लाई कर दोगे। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड भी इंसर्ट कर देना, आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा आर वेक्टर का यहाँ काम कर रहा है, कहने दो आर इज पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द फोर्स। मैं स्लाइड चेंज करूं क्या हूं? यस सर कर दो सर चेंज सर। Work done by central force having constant magnitude। यदि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो F को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और dr बदल जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल में। और यदि सेंट्रल फोर्स है और सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो dr और F के बीच वैसे ही 180 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, तो जिसके कारण ये r इनिशियल माइनस r फाइनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको केवल चाहे तो डायरेक्ट इन्हें ध्यान रखें, इस पे आईटी ने 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है जो अभी मैं सर ये आगे। हाँ बोलो सर, ये आर इनिशियल माइनस आर फाइनल कैसे सर, एक बार बताना। ये था क्या, F डॉट डी आर, ये क्या हो जाएगा F डी आर कॉस पाई, ये क्या हो जाएगा माइनस F डी आर, आर इनिशियल से आर फाइनल, और ये क्या हो जाएगा F आर इनिशियल माइनस आर फाइनल। आप ये कहते हो सेंटर ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट यहाँ है, फोर्स ऐसे लग रहा है, यह है आर इनिशियल, और आप यहाँ आते हैं, ये आर फाइनल।
तो ये आर फाइनल, क्योंकि फोर्स के कारण ये इधर नजदीक आता हुआ मान लो ये से ये भी आया है ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ द फोर्स है। तो वर्क डन कैसे लिख रहे होगे, ये यहां से यहां आए, ये माइनस डी आर कहलाएगा, ये माइनस डी आर और उसके साथ ये एफ प्रोडक्ट में ले लोगे, तो ये माइनस डी आर एफ इंटीग्रेशन कर दो, तभी ये आ गया। और नहीं समझ में आए तो एग्जांपल में ट्राई करो। यहाँ देखो ये एक एलिप्स है, एलिप्टिकल एक रॉड, एलिप्स के एक 1/4 वाला टुकड़ा रॉड का देखो, जिसका ये मेजर एक्सिस ये 4 मीटर सेमी मेजर एक्सिस, और ये बी 3 मीटर, और यहाँ लगाते हैं एक रिंग, इस रिंग को मान लो धागे से बांधा, और मैं यहाँ पर एक ऑरफिस है उसी से पुल कर रहे हैं, और ये एफ कांस्टेंट है। यहाँ एक होल है जहां से ये धागा निकला हुआ है, ये वॉल है ना, वॉल जिससे फिक्स किया है उसी पे एक होल है। तो ये पुल करने वाला फोर्स है मान लो 30 न्यूटन कांस्टेंट, और ये टेंशन देखिए, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के। ये है रिंग, रिंग है 2 kg का। आपको बताना है कि इस रिंग को खींच करके धीरे धीरे P पॉइंट से Q पॉइंट तक लाते हैं। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन रिंग, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन T on the ring. Find work done by tension T on the ring. अब ये टेंशन T पे वर्क डन कितना होगा ये हम ढूंढना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम लोगों के पास जो लॉजिक है वो बताओ। अच्छा ये बताओ, ये टेंशन जो है ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? कांस्टेंट सर कांस्टेंट है। अब ये बताओ कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या फिक्स दिख रहा है? धागे से बंधा हुआ ये रिंग जैसे जैसे ऊपर आएगा इस पे स्लाइड करते हुए एलिप्टिकल ए टुकड़े रॉड पे, तो क्या ये टेंशन का डायरेक्शन बदलता दिख रहा है या नहीं? बदल रहा है सर। बदल रहा तो है ये सर। वेरिएबल फोर्स कहलाएगा या कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा? सर मैग्नीट्यूड तो सेम है ना सर। हाँ तो कैसा फोर्स कहलाएगा ये, वेरिएबल या कांस्टेंट? आप बताओ ना भाई साहब। डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेरिएबल सर। वेरिएबल। अब क्या करना चाहिए मुझे वर्क डन के लिए, क्या हमारे पास कोई तरीका है? अच्छा ये बताइए, क्या ये सेंट्रल फोर्स हम इसे कह सकते हैं? क्या इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ ये डायरेक्टेड है, ये तो बताओ। He is ये रिंग है। always directed towards Q. T is always directed towards Q. इसे समझो,
यदि T is always directed towards Q, तो इसका मतलब hence T is central force. Hence T is central force. एक पॉइंट हो गया. T equals to F equals to 10 Newton. Constant magnitude. Constant magnitude. तो work done by T क्या लिखोगे? T into R initial minus R final. R initial, initial distance कितना हो जाएगा? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. और R फाइनल कितना हो जाएगा? तो फाइनली तो वो Q पे ही पहुंच गया रिंग, तो 0. ये कितना हो जाएगा? 150 जूल. ये क्वेश्चन जब आपके सामने आता है कि काफी आसान हो जाता है कैसे इसे एनालाइज करना. यहाँ चेक करिए, आपसे कहा जाता है कि एक पेंडुलम है m मास का और इसको आप ले जाते हो A से B और एक फोर्स हमेशा एक्ट करता है B पॉइंट की तरफ. ये फोर्स का जो वैल्यू है वो है 80 न्यूटन हमेशा. ये कांस्टेंट है, ये 2 kg का ब्लॉक है. ये जैसे जैसे आप लाते हैं यहाँ, ये फोर्स अपना डायरेक्शन बदलता जाता है लेकिन मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन. अब ये A से B में वर्क डन बाय F A to B आपको बताना है. अब ये सोचिए, इस फोर्स को भी कैसा फोर्स कह दोगे आप? इस फोर्स को कैसा फोर्स कह दोगे आप? सर सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स. F is central force having center B and constant magnitude F 80 न्यूटन. तो यदि ये बात आपके समझ में आ गया तो वर्क डन F का कितना लिख दोगे? F R इनिशियल माइनस R फाइनल. F कितना? 80. ये L√2 इनिशियल और फाइनली ये कहाँ पहुंच गया? वहीं B पॉइंट पे, तो 0. 160 L का वैल्यू 3, 240 इंटू √2 जूल. ये वर्क डन आ गया. तो आपको ये सेंट्रल फोर्स वाला आइडिया यदि पता है तो आसानी से वर्क डन मिल जाता है. और यदि ये सेंट्रल फोर्स का आइडिया नहीं पता तो वर्क डन इतने आसानी से थोड़े ना मिलेगा. आपको कहा गया कि एक पार्टिकल A से B, फिर B से C, फिर C से D, 0 0 A0 AB, 0 B, फिर D से A. Find work done by F x y square by 2 I cap plus x square y by 2 j cap on path A B C D A.
ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए पाथ पे टोटल वर्क डन कितना होगा? सर 0। क्यों 0? सर ये फोर्स कंजर्वेटिव है ना सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया कृष्णा। तो सॉल्व करते वक्त ऐसे सिचुएशन में क्लोज्ड पाथ देखने पे मन में विचार आना चाहिए। तो डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स डेल वाई चेक करें। तो डेल एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 डेल वाई, ये हो गया एक्स वाई, और डेल एफ वाई बाय डेल एक्स देख लीजिए, ये भी यही आ जाएगा, हेंस कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव कोई यदि फोर्स हो तो वर्क डन क्लोज्ड पाथ पे, क्लोज्ड पाथ क्या हो जाता है? 0। बहुत आसानी से वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ क्या कह देंगे? 0। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। ओके, जिनको इसमें डाउट हो हैंड राइज करें प्लीज। जिनके समझ में आ गया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, कृष्णा, सिमरन, पुलकित, ऋतिक, वृंदा, शिवेंद्र, बहुत बढ़िया, ठीक। सोहम, रचित सिंगला, मैं एक बार और बताऊं क्या? नहीं सर, आ गया। ठीक है। तो हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स को यदि समझ लिया हो तो इस तरह के क्वेश्चन अपने बड़े आराम से बन जाएंगे। यहाँ ये पाथ वाला आइडिया देखिए, यहाँ 0 0 ये पॉइंट, और ये बी पॉइंट है 1 3, ये वाई एक्स। फाइंड वर्क डन बाय F equals to XY I cap plus YJ cap between A to B, between A to B। बी में हम वर्क डन देखना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त देखिए, वेरिएबल फोर्स है, डॉट डी आर एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एक्स, ये तो यहाँ तक का तो आप याद रखिए कि ये तुरंत ही हम ये लिख रहे हैं, जेड हो तो वो भी लिख लें वेरिएबल के लिए, एक्स वाई का फंक्शन दिखे तो। एफ एक्स कितना लिख रहे हैं? एक्स वाई और साथ में डी एक्स, और एफ वाई कितना? वाई डी वाई। वाई का वैल्यू तो हमें पता है 0 से 3, लेकिन एक्स में लफड़ा आ गया क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन होगा कैसे? यहाँ तो एक्स वाई दोनों दिख रहा है, लफड़े होगा। इस लफड़े से बचने का रास्ता क्या है? तो ऑन, इसका y मतलब को ये 3x कर लिख दो। ऑन पाथ y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, वर्क डन कितना हो जाएगा? x के साथ 3x स्क्वायर dx आ गया।
प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो उधर अपना आ जाएगा सॉल्व करके 0 से 3, और वहां पर भी अब देखने लगा 3x4/4, ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 1 तक, और अगला टुकड़ा हो गया है 9/2, ऐड कर दीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ये जो कैलकुलेशन का तरीका है, ये वेरिएबल फोर्स में पाथ डिपेंडेंट वर्क आपको मिलेगा। अच्छा, ये अक्ल लगाओ, यदि क्वेश्चन ऐसा दे दे जहां पाथ पता ही ना हो और इसका कोई इक्वेशन नहीं है, फाइंड वर्क डन बाय एफ वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, ए से बी किसी ब्लॉक पे यदि ऐसा फोर्स लग रहा हो तो उसका वर्क डन बताइए। तो आपको याद है, आपने सॉल्व करते वक्त सीधे सीधे सोचा वर्क डन इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और इंटीग्रेट किया, सर वर्क डन इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सर 4 तो कंजर्वेटिव है ना सर, तो आर इनिशियल आर फाइनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कंजर्वेटिव है तो एफ डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर लेंगे सर। वो सेंट्रल फोर्स के लिए करते हैं, कंजर्वेटिव के लिए नहीं करते हैं। ऐसे सेंट्रल फोर्स के लिए करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ फोर्स कंजर्वेटिव है, सेंट्रल नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है कृष्णा? यस सर। सेंट्रल फोर्स के लिए हम कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसके लिए एफ आर इनिशियल माइनस आर फाइनल। अब यहाँ इंटीग्रेशन फंस गया और पाथ का इक्वेशन भी नहीं है, एक रास्ता है क्वेश्चन छोड़ दो, तो दूसरा रास्ता क्या होगा ये बताइए। तो दूसरा रास्ता है, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं भाई, भूल हाँ क्यों सर, जाते हैं, dxy यहाँ सर। ये डी ऑफ एग्जैक्ट एक्स वाई हो फंक्शन। जाएगा सर। हाँ ऐसे सर। सर। कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा एग्जैक्ट फंक्शन बन जाएगा कोई, कंजर्वेटिव फोर्स होने पर ये खासियत है, थोड़े ध्यान से देखोगे एग्जैक्ट फंक्शन बन जाएगा। ये एक्स वाई हो गया, कहां से कहां तक, 0 0 से 1 1 तक। ये कितना हो गया, 1 माइनस 0, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 जूल। तो ये एग्जैक्ट फंक्शन बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं देगा, पाथ के बिना भी रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे देखते हैं सर आप, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स देखो 1 आया, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई देखो 1 आया, दोनों बराबर हो गए, इसलिए कंजर्वेटिव हो गया। तो कंजर्वेटिव होने पे ये फायदा है हम लोगों को। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए प्लीज। अब ये बताइए, वर्क डन अलग अलग फोर्सेस का हम लोग समझ चुके। एक एक आइडिया यहाँ से ये जो आ रहा है, इससे कंजर्वेटिव वाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लिख रहे थे उसका डेरिवेशन 2 मिनट में देख लीजिए। व्हेन वर्क डन बाय
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, देन वर्क डन नेट इक्वल्स टू डेल्टा के ई क्या देने वाला है, वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के ई। नॉन कंजर्वेटिव 0 कर दिया, कंजर्वेटिव हो जाता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी का जो ये कंजर्वेटिव का वर्क डन होता है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और ये के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहाँ से चेक करिए क्या हो जाएगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये जो ऐसे आप लिखते हैं इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ से हमने एक आइडिया और कलेक्ट कर लिया कि जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। ये कब कैसे काम करता है, तो ध्यान से देखिए ना, कि यदि आप एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉल यहाँ पर कभी 2 मीटर के ऊंचाई पे होगा, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी हम जानना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हम सर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बनाएंगे, आपके दिमाग में ये आएगा कि हम प्रोजेक्टाइल सोचेंगे, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं करने जा रहा। आप लिख दीजिए के एट ए प्लस यू एट ए, के एट बी प्लस यू एट बी। के एट ए काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम 20 स्क्वायर, यू एट ए 0 ग्राउंड मान लेते हैं, इक्वल्स टू के एट बी। के एट बी यदि हम लोग बात करें, के एट बी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यू एट बी हो जाएगा एम जी इंटू एच। अब यहाँ से चेक करिए, ये जो है m कैंसिल आउट हो जाता है, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 400/2 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच प्लस जी 10, ये 20 हो गया। तो यहाँ से इसे 40 कर दीजिए, और ये v हो जाएगा 360 स्क्वायर रूट में, v आ गया अंडर रूट 360, v कितना आ गया अंडर रूट 360, 6√10 मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि यदि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या तो नहीं है या उनका वर्क डन 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो किसी भी 2 पॉइंट पर लेकर के उन्हें इक्वेट कर सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। एक कंसेप्ट आता है पोटेंशियल वेल का, कुएं का स्पेलिंग जो भी हो लिख लेना। ये ध्यान से देखिए, ऐसे आपके सामने में एक यूएक्स ग्राफ बना हुआ है और एक पार्टिकल को यहाँ रखा हुआ देखते हैं, तो उसके बदले आप उसको पार्टिकल को बर्तन के नीचे रखा देखिए। अब इस पार्टिकल के यहाँ वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, इस पार्टिकल का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है पोटेंशियल का -100 जूल, और यहाँ पर दिया गया है वैल्यू +50 जूल। अब आपको बताना है कि ये x1, यहाँ x2, ये x3, यहाँ x4, यहाँ x5, x3 पे पार्टिकल को, मतलब उसका जो इमेज आप देख रहे हैं बर्तन में रखे पार्टिकल को, कितना एनर्जी दें कि ये इस बर्तन से बाहर आ जाए। सर बर्तन कहाँ देख रहे हो आप, देखो ना यहाँ एक बर्तन नहीं दिख रहा आपको, तो आप एनर्जी कैसा दोगे, काइनेटिक एनर्जी दोगे। और किधर से ये निकल सकता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कम मेहनत से निकालना है आप, लेफ्ट साइड से निकाल के बाहर आएगा या राइट साइड से निकल के बाहर आएगा, सर राइट से। इधर से निकल के ये बाहर आ सकता है आसानी से। तो मिनिमम कितना एनर्जी दे दें काइनेटिक, ये यहाँ से बाहर निकल के चला है, तो सोचो इतना एनर्जी, कितना एनर्जी दे दें।
इतना एनर्जी दे दें कि ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, पी से क्यू तक पहुंच जाए। तो पी से 150 मतलब -100 जूल से +50 जूल वाले पोजीशन पे पहुंच जाए। तो यहाँ से यहाँ पहुंच के यदि रेस्ट पे भी पहुंच जाएगा, टेंस टू रेस्ट, तो ये हल्का सा यदि आगे आया तो ये स्लाइड करके नीचे चला जाएगा, भाग लेगा। तो बर्तन के हिसाब से इसे देखना सीखो। तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के एनर्जी में जो डिफरेंस है दैट इज 150 जूल। 150 जूल से यदि एनर्जी कम है, 150 जूल से एनर्जी यदि कम है, ये पार्टिकल बर्तन में बैठा झूलता रहेगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मतलब 150 जूल से x3 वाले पोजीशन पे कम काइनेटिक एनर्जी है। यदि काइनेटिक एनर्जी लेस देन 150 जूल है तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करता दिखेगा मुझे, कहां से कहां तक, x1 से x5 के बीच, क्योंकि ये बर्तन से बाहर नहीं गया। सर कभी आप बर्तन बताते हो, कभी एक्स एक्सिस बताते हो। भाई बर्तन तो प्रैक्टिकल फील लाने के लिए कहा मैंने कि इसको कहते हैं यू का ऐसा ग्राफ देखो, ये कुएं के जैसा दिख रहा होगा, कुएं वेल के जैसा दिख रहा होगा, जिसमें पानी भर दो रखा रह सकता है। तो इसमें यदि कोई ब्लॉक रखा है तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे रहेगा। जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पोजीशन है, x3। तो x3 पे कोई पार्टिकल है मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, और उसको यदि हल्का सा हिट करके छोड़ दो तो वो ऑसिलेट करता रहेगा, और ज्यादा जोर से हिट कर दोगे तो शायद इस पोटेंशियल वेल से बाहर निकल आए। तो ज्यादा हिट करने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 150 जूल से ज्यादा देना, तो वो x5 की तरफ से बाहर चला आएगा। और यदि वो 150 से कम एनर्जी देते हो, 140, 130 या 120 काइनेटिक एनर्जी, तो वो इसी में फंसा रह जाएगा पोटेंशियल वेल में, और लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट ऑसिलेट करता रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम 2 पॉइंट लेकर के ये लिख सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेकर के, K3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी U3 इक्वल्स टू K5 प्लस U5, या K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2, ऐसा कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं। मतलब कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उस एक्सिस के यूज करके पॉइंट के हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से पता कर लेंगे, और उस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी हमें कुछ या तो दिया गया होगा या हमें निकालने के लिए कहेगा, और हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ इस ग्राफ के साथ ऐसे यूज कर सकते हैं, K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2 वाले स्टाइल में। इस तरह के क्वेश्चन आपको HC वर्मा में नहीं मिलेगा, पोटेंशियल ग्राफ या पोटेंशियल एनर्जी या इन सब से रिलेटेड। ये सारे आपको अपने बुकलेट में मिल सकते हैं या एग्जाम में IIT के मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो इस पॉइंट में यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं प्लीज। नो सर। तो हम लोगों ने एक वर्क पावर एनर्जी में यहाँ तक आने के बाद टर्म देख रहे हैं नेक्स्ट, पावर। पावर को कहते हैं इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ जब वर्ड यूज करते हैं पावर तो इसको 2 पार्ट में देखा जाता है। एक कह देते हैं एवरेज पावर, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, और एक कह देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, ये कह देते हैं F डॉट डी एस बाई डी टी, ये हो जाता है F डॉट डी, इंस्टेंटेनियस पावर। जब एवरेज पावर कहेंगे ये हो जाएगा वर्क बाय टाइम, और जब इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे तो हो जाएगा डॉट वी। तो आपके मन में ये विचार आएगा अचानक से, यदि हम लोग बात करते हैं एक प्रोजेक्टाइल के लिए, एक
प्रोजेक्टाइल के लिए, तो प्रोजेक्टाइल के लिए यहाँ देखिए ना, ये है mg और ये है v, इनमें कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर है वेलोसिटी v डैश और यहाँ mg, इनमें कितने डिग्री का एंगल है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ आ गए, प्रोजेक्टाइल को देखो, ये v डबल डैश और यहाँ mg, इनमें कितने डिग्री का एंगल है? लेस देन 90 डिग्री। अब बताइए, प्रोजेक्टाइल के केस में इंस्टेंटेनियस पावर ए बी एंड सी पे कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ निगेटिव होगा? तो पावर एट ए क्या हो जाएगा? लेस देन 0। पावर एट बी क्या हो जाएगा? 0। पावर एट सी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन और लेस देन 0 और क्यों 0? क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से आप देख रहे हो। और इंस्टेंट की पावर पूछे जाने का क्या मतलब? तो किसी इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उनका डॉट प्रोडक्ट। और यदि एवरेज पावर की बात करते हैं किसी इवेंट के दौरान, तो आप सोचो ना, इंस्टेंट माने एक क्षण और एवरेज माने 2 पॉइंट के बीच का। तो आपसे यदि कहता है पत्थर के फेंके जाने के शुरू से जमीन पर पहुंचने के तुरंत पहले तक के बीच में एवरेज पावर बताओ, तो एवरेज पावर नेट वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, एवरेज पावर 0 हो जाएगा। दूसरे वर्डिंग्स में देखो, मैक्सिमम हाइट से पहले पावर क्या दिख रहा है? निगेटिव। मैक्सिमम हाइट के बाद पावर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। एवरेज लेंगे तो 0 आ जाता है। सर क्या इंस्टेंटेनियस वर्क डन जैसा टर्म होता है? नहीं होता। इंस्टेंटेनियस वर्क डन जैसा कोई टर्म नहीं होता, क्योंकि वर्क डन डिफाइन होता है किसी इंस्टेंट के लिए नहीं। वर्क डन डिफाइन होगा किसी टाइम इंटरवल के लिए, फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, क्योंकि जब तक फाइनाइट टाइम आप नहीं देंगे तब तक डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कोई टर्म फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिक्स में केवल ना ही एवरेज वर्क एग्जिस्ट करता, वहां सिर्फ वर्क एग्जिस्ट करता है। इंस्टेंटेनियस टर्म कहाँ मिला है आपको? इंस्टेंटेनियस टर्म आपको मिला है यहाँ पावर में, जो ये बता रहा है किसी इंस्टेंट पे पावर की यदि वैल्यू की बात करते हैं तो एफ डॉट वी, और एवरेज की बात करते हैं तो वर्क डन बाय टाइम। यहाँ चेक करिए, एक आदमी है जो क्या करता है, ग्राउंड पे रखे 2 kg के एक पत्थर को जमीन से उठाता है और फिर ये ऊपर उठाता है और यहाँ उठा करके ये थ्रो कर देता है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये हाइट कितना ऊपर ले गया? 2 मीटर के ऊपर से थ्रो करता है। और इस पूरे इवेंट में कितना टाइम लगा? इस पूरे इवेंट में टाइम लग रहा है 0.8 सेकेंड, कुछ कम लग रहा है टाइम। एक काम करो ना, इस पूरे इवेंट में लगा 2 सेकेंड। यदि पूरे इवेंट में लगा 2 सेकेंड, जमीन से ब्लॉक को उठाया और ऊपर थ्रो कर दिया, तो आपको बताना है कि कितना पावर यूज किया। पावर यूज्ड बाय मैन, यूज्ड बाय मैन, पावर यूज्ड बाय मैन। पावर यूज्ड बाय मैन कितना हो जाएगा? mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर बाय डेल्टा टी। अब पूछो मुझसे, सर ये मैन का वर्क आपने कैसे सोचा? अरे लॉजिकली यार, मैन ने कौन सा काम किया? एक तो पत्थर को एच हाइट तक उठा कर लेगा, और फिर क्या किया? काइनेटिक एनर्जी दिया। तो गेन इन पोटेंशियल और गेन इन काइनेटिक किसके कारण हुआ है? मैन के कारण। तो वर्क डन बाय मैन हमने क्या देखा? mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, और उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, ये पावर यूज्ड बाय मैन निकल करके चला आया। यहाँ ये पॉइंट यदि समझ में आ गया है तो बहुत खुशी की बात। और आपको सोचो, यदि ये कहा जाए कि कुएं के भीतर पानी था और पानी एच हाइट तक यहाँ एक मोटर लगवाया ग्राउंड पे, और इस मोटर से हम बाहर आता देख रहे हैं पानी 2 kg पर सेकेंड, और ये 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से।
तो आपको बताना है कि मोटर के पावर की मैं बात करता हूँ। मोटर का पावर कितना होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। मोटर का पावर, अब सोचो, मोटर का पावर यदि हम देखना चाहते हैं तो कैसे डिसाइड किया जाए। अच्छा, मोटर का पावर यदि देखना चाहते हैं, मिनिमम पावर ऑफ मोटर ये पूछा गया। मिनिमम सोचो ना, कुएं से पानी निकलवाना है तुम्हें तो एक मोटर लगवाओगे, तो मोटर क्या एक ही तरह का मिलता है मार्केट में, या बहुत तरह के पैसे में, बहुत तरह के रेंज में, बहुत तरह के कैपेबिलिटी वाला होता है। कुछ मोटर आपको 6 मंजिले ऊपर बिल्डिंग तक पानी चढ़ा सकता है, कुछ मोटर आपका केवल 2 मीटर ऊपर तक ले जा सकता है पानी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये 8 मीटर का हमारे सामने है, ये एक 8 मीटर के यहाँ दिख रहा है, 8 मीटर वाले ऊंचाई का एक ये पाइप, और इसमें ये ले गया पानी और ऊपर बाहर फेंक रहा है। तो मिनिमम पावर ऑफ मोटर ये यदि देखना चाहते हैं तो वर्क बाय टाइम, तो क्या क्या वर्क किया इसने, mgh, h हाइट तक ले गया, प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये बाई टी, m बाई टी एक तरफ आ गया, gh प्लस हाफ v स्क्वायर, m बाई टी क्या है, यूनिट देखो किलोग्राम पर सेकेंड, ये कितना है 2, 10 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू v स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। अब यहाँ से चेक कर लो ना, 2 इंटू 82, ये कितना हो गया 164 वाट। 164 वाट का हमें दिख रहा है यहाँ मोटर यूज किया गया। यदि मोटर ऐसा होता कि केवल ये कहा जाए कि तालाब है और तालाब के किनारे मोटर लगा हुआ है, जो क्या करता है, तालाब से पानी निकाल करके बाहर फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और 100 kg पर सेकेंड, ये स्पीड है और ये मास पर यूनिट टाइम है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ जो मोटर लगा हुआ है ये कितने पावर का है। तो यहाँ मोटर क्या काम कर रहा है, पावर, वर्क बाय टाइम, वर्क कितना, हाफ mv स्क्वायर बाई टी, क्योंकि mgh यहाँ नहीं है, m बाई टी इंटू वी स्क्वायर बाई 2, m बाई टी हो गया 100 और v स्क्वायर 400/2, 220 किलो वाट का हो जाएगा ये पावर, किलो 10 टू द पावर 3, 20 किलो वाट ये हो गया पावर। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोटर जो कि तालाब से पानी ले रहा है और बगल में जमीन पे फेंक रहा है, एक पॉइंट तो ये देखा आपने, तालाब से पानी ले रहा है, तालाब से पानी ले रहा है और खेतों में डाल रहा है एक मोटर। दूसरा मोटर था कुएं से एच हाइट पानी ला रहा है और तब फेंक रहा है बाहर। और कई बार वेलोसिटी नहीं देगा तो केवल mgh/t कर देना, यदि वेलोसिटी नहीं दे तो mgh/t कर देना, m/t का वैल्यू देगा, g देगा, g होगा h को आपको दिया गया होगा तो निकल आएगा पावर। पावर को यदि कहा जाए कि एक ब्लॉक है m मास का, इस पे ये कांस्टेंट पावर अप्लाई किया गया, कांस्टेंट पावर। तो कांस्टेंट पावर यदि अप्लाई किया गया है तो आपको इनके डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ऑफ टाइम वाला रिलेशन क्या होगा पूछा गया, या वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम वाला रिलेशन क्या होगा ये पूछा गया, या वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करने वाला रिलेशन क्या होगा, ऐसे कुछ पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, P इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं FV, F इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं MAV, और MA के बदले क्या लिख देते हैं dV/dt इंटू V। तो ये P/m dt किसके बराबर हो गया VdV। अब आप इंटीग्रेट कर दो तो PT/m किसके बराबर हो गया V² बाई 2, तो V और T का रिलेशन मिल गया।
एक काम फिर से करके देखिए, यदि P दिख रहा है आपको FV, P दिख गया है MAV, ये किसके बराबर, V dV by dS, dV by dS, V, ये P, तो P dS किसके बराबर, ये M V स्क्वायर dV। अब इंटीग्रेट कर देंगे आप, P2 की कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर PS बराबर हो जाएगा M V क्यूब बाई 3, तो V और S का रिलेशन आ जाएगा। ऐसे हम कई रिलेशन कैलकुलस अप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पावर का वैल्यू कांस्टेंट था, यदि पावर कोई ऐसा दे दिया जाए कि पावर जो है टी टाइम पर ये KT स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ऑफ टाइम या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा ये जानना है। तो इन सब के लिए क्या रास्ता हो सकता है, पावर KT स्क्वायर को FV आपने लिखा, MAV लिखा, M dV बाई DT भी लिखा, KT स्क्वायर लिखा, KT स्क्वायर DT किसके बराबर हो गया, MV dV, इंटीग्रेट कर दिया, KT क्यूब बाई 3M, ये V स्क्वायर बाई 2, यहाँ से V और T का रिलेशन निकल के चला है। तो क्या इस तरह के रिलेशन जो दिए गए रहेंगे, तो उनसे पावर को यूज करके वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, क्या इन सब का रिलेशन आप ऐसे देख सकते हैं? इन सब में कहीं कोई कंफ्यूजन है प्लीज? ये सब ओके, इस तरह में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। क्या यहाँ स्लो करूं या ऐसे ही बढ़ूं आगे? सर लिखना भी तो होता है, थोड़ा रुक जाया करो बीच में। हाँ यार सही कह रही हो, मैं कंटिन्यूअस बोलते रहता हूँ, भूल जाता हूँ आपको कोई लिखना बात भी। नहीं। अच्छा यहाँ मैं रुक गया, ये वाला पेज लिख लो और पीछे पेज में दिखा देता हाँ हूँ। एक मिनट बस। क्या पीछे वाला पेज हम लेकर के चले? यस सर। ये पावर वाला देख लो। नेक्स्ट ये पावर वाला देख ले। तो यह कैलकुलेशन एरर नहीं है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड लिखे शायद ऊपर। अच्छा 12 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। हाँ सर, उससे 304 आता है। ठीक है, मैं वो लाइन हटा दे रहा हूँ। ये 12
सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। इस मोटर को देखिए, और कोई पेज? तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बेसिक आइडिया तो हमारे पास है, अब प्रैक्टिस करके ही इन्हें ब्रश अप करना है। ठीक है। जैसे कांस्टेंट रिलेशन जुड़ जाता है और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यहाँ चेक करिएगा, इस जगह इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट और थोड़ा सा ट्रिक। ये है 2 kg और ये है 3 kg और आप इसको रेस्ट से रिलीज करते हो, ये 30 डिग्री। अब ये कहता है कि यदि ये इधर स्लाइड करेगा, एक समय ऐसा आता है ये स्लाइड करके थोड़ा आगे आ गया और ये ब्लॉक नीचे आए, तो जितना ये इस समय इधर भी स्पीड से जा रहा होगा उतना ही स्पीड भी इसका होगा। यदि ये इस दौरान 1 मीटर नीचे आया तो आपको भी बताना है कितना होगा। मतलब स्मॉल वो जो 2 kg है स्लाइड करके नीचे जाएगा सारे सरफेस, और 3 kg जो है उसके वेट के प्रेशर नॉर्मल के जो कारण लेफ्ट साइड में आया होगा। तो जिस समय ये 1 मीटर नीचे आया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, 2 kg ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे ही रेस्ट से रिलीज किया, ये 3 kg प्लस 2 kg ब्लॉक सिस्टम आर या इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो 2 kg और 3 kg जो ब्लॉक सिस्टम है ये रेस्ट से रिलीज किया और आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगा। तो कैसे बताएंगे वेलोसिटी? कोई लॉजिक आपके पास हो तो आप बताइए। तो फिर से हम क्या लिखेंगे? 2gh लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ इंटू 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी कॉस 150। सोचते रहिए क्यों।
स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 kg के जो वेलोसिटी है वो एक इधर है और एक इधर है। इधर एंगल है 30 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। इनका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा, वी रिजल्टेंट। ये 2 kg का वेलोसिटी कहलाएगा। अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी कॉस 150। अब जिन लोगों को ये कांस्टेंट रिलेशन का थोड़ा सा सेंस है, धागे का देख सकते हैं कि रिलीज कितना हुआ, कौन किस तरफ गया, तो उनको ये दिख जाएगा। एनर्जी लिखना कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो मैं कहा ना कि 2 के नीचे आया है 1 मीटर, तो 2GH ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया वो भी आपको दिखने लगा। ठीक सर। जिन लोगों के ये समझ में आया हैंड राइज कर दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए सर इसमें समझ नहीं आया कि तीनों की आपने बाद में वेलोसिटी v मान ली तीनों डायरेक्शन में, मतलब कि 2 kg की भी दोनों डायरेक्शन में भी भी, मान और ली। सर आपने तो सेम वेलोसिटीज मानी सर सबकी। हाँ की सेम मानी यार। या फिर मुझे जैसे ये आपने बताओ 3 ये 2 kg नीचे कितना आया हो, यदि नीचे x साइड कितना, ये वाला आपकी वॉइस नहीं kg आई, अभी फिर से कितना बोलना सर नजदीक प्लीज। आया होगा, दे के नजदीक x गया तो 2 kg नहीं आया होगा। थ्री kg ब्लॉक दीवार के नजदीक गया, 2 kg कितना आया होगा नीचे इंक्लाइन प्लेन पे। तो जितना धागा फ्री होगा वही तो उससे मिलेगा नीचे आने के लिए स्लाइड करके। यस धागे सर। का तो लेंथ फिक्स है ना टोटल, तो धागा जितना आप यस सर। इस कांस्टेंट को नहीं समझ पाते तो फिर से एक बार देखो। मुझे ये बताओ यहाँ ये कितना नीचे आएगा 2 वाला, यदि ये इधर x आता है तो ये 2 वाला यहीं बैठा रहेगा, ये x नीचे भी जाएगा। तो सर आपको मुझे सर सर नीचे नहीं जाएगा। पता, तो यहाँ वाला देखो ना, यहाँ वाला जो है x कम हो गया, x कम हो गया तो वो x किसको मिलेगा, x इसे मिलेगा, ये x बढ़ जाएगा, 2 kg को। x बढ़ जाएगा, x बढ़ जाएगा तो मतलब इंक्लाइन प्लेन पे कितना नीचे गया x, और इंक्लाइन प्लेन पे X। x नीचे तो गया ही, इन साथ ही और किधर x ये गया, इधर भी उनका डबल डॉट या उनका सिंगल डॉट जो कि वेलोसिटी होता है वो सेम नहीं लिखोगे तुम। तो 2 kg के यदि ये भी और भी है और इधर है 30 डिग्री, तो 2 kg का नेट स्पीड कितना कहलाएगा, वेक्टर सम करोगे ये जानते हो, v स्क्वायर प्लस समझ गए ट्वाइस सर। v cos 150। ठीक चले अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। वर्क पावर बनाइए, एक्सरसाइज बढ़िया से बनाइए, HCV खत्म करके और वो आपको जो जिज्ञान वाला मिला है उसे